नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है, आज कितना तारीख है भाई? तो 17 जून 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो है। क्या सब पढ़ेंगे आज हम लोग? तो कल के बहुत सारे टॉपिक हैं। कल वीडियो बना रहा था, उसी बीच मोदी जी ने कहा टेलीग्राम बंद कर देंगे। मोदी जी टेलीग्राम बंद नहीं कर पाए हैं। लैपटॉप पर टेलीग्राम बिना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बिना वीपीएन के चल रहा है। जिनके पास लैपटॉप हो लॉगिन करके टेलीग्राम यूज कर सकते हैं। वीपीएन के साथ में चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पेपर लीक हो रहा है इसलिए हम टेलीग्राम को बैन कर देंगे। अब देखिए, आजकल के समय में लॉजिक की बात करना इस देश में गुनाह है। हालांकि टेलीग्राम में कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो यूज़र को ज़्यादा स्वतंत्रता देते हैं। गवर्नमेंट एजेंसियां जो हैं उसमें ट्रैक नहीं कर पाती हैं। तो यही तो फ्रीडम होता है। टेलीग्राम एक रूसी कंपनी है और इसको शुरू किया गया था रूस में। लेकिन रूस की सरकार ने जब सैंक्शन करना शुरू किया और इससे बोला कि अपने इनक्रिप्शन मुझे दे दो ताकि मैं आपके सारे मैसेज पढ़ सकूं, तो ये पूरी कंपनी ही रूस से निकल करके अरब देशों में चली गई और फिलहाल में यह दुबई में काम कर रही। अब बहुत ही छोटी सी टीम है, 25 से 30 लोगों की ही टीम है जो पूरे टेलीग्राम को रन करती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पूरे टेलीग्राम को रन करने के 25 से 30 लोग हैं। इस ऐप की खासियत ये है कि इसमें बहुत सारे स्वतंत्रताएं दी गई हैं यूज़र के दृष्टिकोण से। जैसे आप बिना नंबर के किसी बड़े ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और नाम बदल सकते हैं, और उसके साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि सीक्रेट चैट के भी ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा मैसेज एडिट का जो ऑप्शन है ये सरकार के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा था। मैसेज एडिट यानी कि जैसे किसी ने आज कोई क्वेश्चन पेपर अपलोड किया, जैसे ही पेपर हो जाएगा, जैसे ही नीट का पेपर या कोई भी पेपर हो जाएगा, उसके बाद उसे वो एडिट कर देगा और बताओगा देखो ये मैंने इस तारीख को ये पेपर डाला था और ये देखो इसी में से सारा पेपर आया हुआ है। तो सरकार के लिए कई सारे स्तरों पर गलत सबूत भी बनाए गए ये साबित करने के लिए कि नीट पेपर बहुत ज़्यादा स्तर पर लीक हुआ था। इसलिए मोदी जी को लगा कि भाई इसे बंद कर देते, लेकिन बंद भी तो करते तो सही से करते महाराज। ये आधा अधूरा बंद करके क्या फ़ायदा। वैसे लीक तो आपके क्वेश्चन बनाने वाले लोगों ने किया था, न कि टेलीग्राम ने। टेलीग्राम तो माध्यम है, तो माध्यम तो बदला जा सकता है। और भी हज़ारों इस प्रकार के ऐप हैं जिसका यूज किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। आज का पहला टॉपिक है ट्रंप और मोदी जी G20 के बारे में। एक चीज़ और मैं पहले ही बता देता हूँ, बहुत सारे ऐप हैं जिस पर मैंने चैनल बना दिए हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पर बना दिए हैं मैंने, डिस्कशन ग्रुप भी बना दिया है। जो RTI है, भारत की स्वदेशी टेलीग्राम है, उस पर भी बना दिया है। वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, बिना नंबर देखे आप अपने डिस्कशन ग्रुप में या सभी ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। लिंक सबके मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, आप जुड़ जाइएगा। 22 तारीख तक की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये ट्राई बॉल टाइप का है कि ये ट्राई कर रहे हैं। आने वाले समय में अस्थायी रूप से इस ऐप को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता लोगों की सरकारों से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो ये भी चीज़ें हैं। टेलीग्राम का नकारात्मक पक्ष भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण सरकार कई सारे क्राइम और कई सारे जगहों पर संदिग्ध स्थिति में हमेशा इस ऐप को पाती है। चलिए समझते हैं। G20 समिट हो रहा है फ्रांस में, और वहीं पर मोदी जी और ट्रंप जी भी मिले हैं। पूर्वी फ्रांस के एविया लेस बेंस ये जगह है। आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी जी और अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप सहित विश्व के बहुत सारे नेताओं ने भाग लिया। भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन फ्रांस के न्योते पर भारत इसमें शामिल हुआ था। फ्रांस ने जो G7 आयोजित जो भी देश करता है उसके पास एक शक्ति होती है स्पेशल इन्विटेशन का, और उसी स्पेशल इन्विटेशन का उपयोग करते हुए भारत को आमंत्रित किया गया था इस बैठक के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने फोर्जिंग न्यू पार्टनर एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी ये विषय था। इस विषय पर फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी विषय पर आयोजित विशेष आउटरीच सत्र को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत ही सुंदर चीज़, उन्होंने कहा बहुत ही बेहतर लाइन है ये, इस पर तो निबंध भी लिखा जा सकता है। उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा है, बहुत ही बेहतर लाइन है, जिसने भी लिखा होगा बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है, दुनिया में ट्रस्ट की कमी है। यह बहुत ही वजनदार लाइन है, बहुत ही बेहतर लाइन उन्होंने कहा है, और वाकई ऐसा ही है। गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि हमारे पृथ्वी पर सभी की पूर्ति के लिए संसाधन तो है,
लेकिन अगर संसाधनों का समुचित रूप से आवंटन ना हो तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो संसाधन विहीन रह जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था गांधी जी ने कि हम सब की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, हम सब के आवश्यकताएं अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो उसकी पूर्ति के लिए फिर संसाधन कम पड़ेंगे। इन्होंने कहा कि संसाधन तो बहुत सारे हैं हमारे पास पूरे पृथ्वी पर, लेकिन ट्रस्ट की कमी के कारण से हर देश कुछ न कुछ संसाधन से जूझ रहे हैं। रिसोर्सेज, संसाधन का तात्पर्य रिसोर्सेज होता है, ठीक है। फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस मुलाकात के बाद से इन दोनों की पहली मुलाकात थी, ये आमने सामने। मोदी जी इन्हें इग्नोर कर रहे थे, जहां भी ट्रंप जाते थे वहां वह सामने ही नहीं जा रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति, पीएम मोदी ने जोर देकर के कहा कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति कोई खनिज, तकनीक या बाजार नहीं, बल्कि पारस्परिक विश्वास है, म्यूचुअल ट्रस्ट है। आज की दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं बल्कि विश्वास की कमी से जूझ रही है। यही वो लाइन है जिस पर आपको निबंध भी लिखना चाहिए, सवाल पूछ सकता है या लिखना भी सीख सकते हैं आप अगर चाहें तो। विश्वास के 3 मुख्य स्तंभ हैं। तकनीकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर यह विश्वास होना चाहिए कि उनका उपयोग हथियारों के बजाय वैश्विक भलाई के लिए किया जाए। साथ ही विकास का अवसर चुनिंदा देशों तक सीमित न रहे, सभी की आकांक्षाओं के पूरी करने के लिए हम संसाधनों का इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करें। यानी कि जो सस्टेनेबिलिटी होती है, सतत होता है और इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, वो 2 शब्द इसके क्रक्स के रूप में आप लिख सकते हैं। ट्रस्ट बट वेरीफाई, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के प्रसिद्ध कथन था। विश्वास करो लेकिन सत्यापित करो, कि किसी पर आप ट्रस्ट करो लेकिन उसे सत्यापित जरूर करो। का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि यह आज ही प्रासंगिक है। नई पीढ़ी के लिए एक नियम आधारित व्यवस्था बनाना हमारी जिम्मेदारी होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखिए G7 में क्या कहा मोदी जी ने, क्या नहीं कहा, ये सब चीज़ें सवाल में कभी भी नहीं पूछी जाती। जो पूछा जाता है भाइयों बहनों, प्रीलियम की मैं बात कर रहा हूँ कि G7 कहाँ हुआ है। आप मुझे बताएंगे एक फैक्ट कि पिछले वर्ष G7 कहाँ हुआ था और आगामी G7 का सत्र कहाँ पर आयोजित हो सकता है, ऐसी कुछ संभावनाएं हैं। बाकी मैं इस G7 के बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ। G7 ग्रुप दुनिया की 7 सबसे उन्नत और औद्योगिक रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक इनफॉर्मल विनियामक मंच है। इनफॉर्मल है ये, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है और कोई एक निश्चित टाइम पीरियड नहीं है, कोई एक गवर्निंग बॉडी नहीं है, कोई सचिवालय नहीं है, इस तरह का कुछ भी नहीं है इसमें। प्रभाव का अवक्रमण, यह संगठन 1970 के दशक से जितना वैश्विक रूप से पूर्णतः प्रभुत्वशाली नहीं रह गया है। 2008 के वित्तीय संकट, उभरती अर्थव्यवस्थाओं, भारत चीन के उदय ने इसके आर्थिक प्रभाव को सीमित कर दिया है। अब यह केवल बात करने भर तक सीमित है। पहले एक समय हुआ करता था जब G7 के देश वाकई दुनिया में उन्नत अर्थव्यवस्थाएं वाली हुआ करती थी, लेकिन आज भारत की इकॉनमी में G7 के कई सारे देश सिमट करके आ जाएंगे। भारत चीन जोड़ लें तो US को छोड़ करके सभी की इकॉनमी को समेट लिया जाएगा। G7 के सदस्य जनसांख्यिकी देश क्या है, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। 1997 में रूस के शामिल होने के साथ यह G8 बन गया था। रूस का USSR का विघटन होता है, USSR कमज़ोर हो जाता है, उसके बाद से USSR को ये लोग शामिल कर देते हैं G7 में। आओ हमारे साथ बैठो, चाय पियो। उन्होंने चाय पिया। कुछ सालों में रूस फिर से मजबूत हो गया। 2014 में उसने यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रीमिया, जिस पर अपने सैनिक उतारे और उसे हथिया लिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि अब हम चाय नहीं पिलाएंगे तुमको, निकलो यहाँ से। तो फिर से यह G7 हो गया, है ना। इस प्रकार का यह संगठन है। समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियाँ और मतभेद क्या है। आंतरिक मतभेद बहुत ही ज़्यादा है। जैसे भारत और अमेरिका, हमारे संबंध सबसे इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं और यह संबंध डोनाल्ड ट्रंप जब तक हैं तब तक तो सही नहीं होने वाला है। बाकी आपस में भी बहुत मतभेद हैं। G7 के सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम, औद्योगिक सब्सिडी, ऊर्जा नीतियों, जलवायु वित्त पोषण, रूस के साथ कूटनीतिक संबंधों को लेकर गहरे मतभेद दिखते हैं। यानी कि ये जो G7 है ये ऊपर से जितना बेहतर दिख रहा है, वास्तविकता में वैसा कुछ नहीं है। संरक्षणवादी व्यापार नीति, जैसे अमेरिका ने G7 के भी कई सारे देशों पर टैरिफ लगा दिए थे। तो ये क्या है, संरक्षणवादी व्यापार नीति को बढ़ावा, अर्थात आपस में ही टैरिफ खेल रहे हैं। तो ये दुनिया का मुकाबला क्या ही करेंगे। भारत और G7 का रणनीतिक संबंध क्या है। मल्टी अलाइनमेंट स्टेट क्राफ्ट, अर्थात भारत का G7 के साथ जो संबंध है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जैसे
भारत अगर G7 के नज़दीक जाता है तो हमारे लिए रूस के साथ संबंधों को बैलेंस करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि रूस और G7 बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि हर बार ये बैठक करते हैं तो जम के कोसते हैं रूस को। एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। इसलिए हमें जब भी बुलाया जाता है, कई सारे G7 मेंबर्स ने ये भी हमारे सामने रखा है प्रस्ताव कि आप G7 के परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बन जाते हैं। तो हमने हमेशा ही कहा है कि हम इस प्रकार के किसी भी संगठन का मेंबरशिप नहीं बनना चाहते हैं जिसमें हम किसी एक पक्ष में खड़े दिखते हों। भारत G7 शिखर सम्मेलन जैसे फ्रांस के आमंत्रण पर एविया लेस बैंस में भागीदारी में भाग लेना और साथ ही ब्रिक्स का नेतृत्व करना देश की रणनीतिक स्वायत्ता और बहुआबद्धता की नीति को सिद्ध करता है, क्योंकि ब्रिक्स और G7 बिल्कुल ही अलग अलग ग्रुप हैं। जैसे G7 जो है इसमें सारे डेमोक्रेटिक देश हैं, लोकतंत्र वाले देश हैं। किसी भी एक देश में तानाशाही प्रकार की सरकारें नहीं है, कम से कम कागज़ों पर तो नहीं है। लेकिन जो ब्रिक्स है इसमें भारत के अलावा सारे देश औने पौने ही लोकतंत्र वाले हैं। भारत में एक लोकतंत्र है, बाकी ईरान हो गया, UAE हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, ये सब देशों को ज़रा देखिए किस प्रकार की स्थिति में है। तो इसलिए भारत दोनों का मेंबर है और दोनों को हैंडल कर रहा है। तो ये हमारी रणनीतिक स्वायत्तता का शानदार उदाहरण हो सकता है। महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, रेयर अर्थ एलिमेंट आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने, ऊर्जा संरचना में चीन पर निर्भरता घटाने के लिए भारत G7 के हित पूरी तरह से संरेखित करता है। अर्थात हम ना तो इसको छोड़ेंगे ना तो उसको छोड़ेंगे, हम सबके साथ में आगे बढ़ेंगे। ये फ्रांस देश है। फ्रांस देश के पूर्वी हिस्से में ये शहर है जिसका ये अजीबोगरीब सा नाम है। तो यहीं पर यह संपन्न हुआ है बैठक। फ्रांस बहुत ही खूबसूरत सा देश है। इसकी सीमाएं दक्षिण में स्पेन एंड एंडोरा, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा, कितना छोटा देश है, तो इतना छोटा देश है। ये जो लाल पॉइंट मैंने बनाया बस इतना छोटा सा देश है एंडोरा। तो स्पेन और एंडोरा है। और उत्तर में आपको दिखेगा यहाँ पर बेल्जियम, लग्जमबर्ग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इंग्लिश चैनल के थ्रू यूनाइटेड किंगडम से भी यह जुड़ा हुआ है। स्विट्ज़रलैंड है यहाँ पर बंधुओं, स्विट्ज़रलैंड है। ये जर्मनी है, ये इटली है। और यहाँ पर इसका एक आइलैंड है जिसको हम लोग कॉर्सिका आइलैंड कहते हैं। ये याद रखिएगा इसके बारे में। यह मेडिटेरियन सी से भी इसकी सीमाएं लग रही है। हेक्सागोनल आकार है इसका, हेक्सागोनल आकार है ये कह रहे हैं, ये मान लेते हैं हेक्सागोनल है। अपने विशिष्ट 6 कोणीय भौगोलिक आकार के कारण फ्रांस को अक्सर एल हेक्सागोन कहा जाता है। यह पश्चिमी यूरोप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। संप्रभु सीमाएं, फ्रांस की सीमाएं उत्तर में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, दक्षिण पश्चिम में स्पेन व अंडोरा से मिलती है। इसके दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम और उत्तर में अटलांटिक महासागर और इंग्लिश चैनल भी स्थित है। इंग्लिश चैनल अंडर टनल के थ्रू ब्रिटेन से भी यह जुड़ा हुआ है। मुख्य पर्वतमालाएं कौन कौन सी हैं? तो आल्प्स है। जिस प्रकार से एशिया में हिमालय श्रेणी आपको देखने को मिलता है वलित पर्वत के रूप में, उसी प्रकार के वलित पर्वत जो है यूरोप में वो आल्प्स है। इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर आल्प्स फ्रांस की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। यहीं पर पश्चिमी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। 4810 मीटर है, 4810 मीटर है। पायरेनीज पर्वत श्रृंखला, यह पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बीच एक प्राकृतिक विधिक सीमा का निर्माण करती है, फ्रांस और स्पेन के बीच में। तो जब आप पढ़ते हैं नेपोलियन के बारे में कि नेपोलियन के लिए स्पेन का नासूर, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं पढ़ा होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री एक हिस्ट्री का पोर्शन है, चिड़िया नहीं किताब है ना। तो उसमें नेपोलियन के बारे में पढ़ा जाता है। नेपोलियन फ्रांस की क्रांति से जन्मा हुआ, फ्रांस की क्रांति का पुत्र कहा जाता है नेपोलियन को। तो नेपोलियन ने स्पेन पर अटैक किया था। जब भी कोई राजा बनता है सोचता है यार हम ही तो हैं दुनिया में, तो उसने अटैक कर दिया स्पेन पर। लेकिन स्पेन में चूँकि पठारी प्रदेश है और पहाड़ी हिस्सा है तो वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं, कंदराएं हैं, जिसको आधार बनाते हुए स्पेनिश छापामार युद्ध प्रणाली ने नेपोलियन के घुटने पर ला दिया। तो नेपोलियन के लिए स्पेन जीत से ज़्यादा नासूर साबित हो जाता है। तो स्पेन और फ्रांस की सीमा लगती है। यह मुख्य रूप से खराब टेरेन है, पहाड़ प्रकार का टेरेन है, इसलिए यहाँ पर युद्ध लड़ना बहुत मुश्किल काम है। देश के मध्य भाग में मैसिव सेंट्रल स्थित है, जो प्राचीन ज्वालामुखी पहाड़ों और पठारों का एक विशाल देश है। इसके अलावा पूर्व में जूरा
और वोस्गेस पर्वतमालाएं हैं। वोस्गेस भी इसको कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये सब सवाल पूछा जाता है डायरेक्ट प्रीलिम में कि कहाँ कहाँ पर है, और इस बार तो फ्रांस कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है गुरु, इसलिए पूछा जाएगा। सीन नदी, इसी के किनारे पेरिस शहर है, इंग्लिश चैनल में यह गिरती है। फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध नदी है। राजधानी पेरिस को 2 भागों में विभाजित करते हुए वाणिज्यिक जलमार्ग परिवहन प्रदान करती है। बहुत सुंदर है। कभी खूब पैसा कमाइएगा नौकरी में आने के बाद, जब ढेर सारा पैसा आप कमा लेंगे, कहाँ से कमाओगे गुरु? सैलरी तो थोड़ी सी मिलेगी, उतने में तो फ्रांस का टिकट भी नहीं आएगा आने जाने का, जितनी सैलरी होती है। एक तरफ का भी टिकट नहीं मिलेगा आपको, कमा ही लेंगे कोई ना कोई जुगाड़ से। लोअर नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ यह फ्रांस के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी, जो अपनी ऐतिहासिक घाटियों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। लोअर नदी रोन नदी है, आल्प से निकलने वाली एक तीव्र गति वाली नदी है, जो जल विद्युत उत्पादन और अंगूर की खेती के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नदियों के बारे में बता दिया मैंने। गैरेन और राइन बिस्के की खाड़ी और उत्तरी सागर में गिरती है। राइन नदी जर्मनी के साथ फ्रांस की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। यूरोपीय औद्योगिक व्यापार का यह मुख्य केंद्र है। फ्रांस के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे अपने देश में शराब पीना हम लोग क्या मानते हैं कि बहुत ही ख़राब है। मैं ना तो पीता हूँ, ना तो इस चीज़ का समर्थन कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन चूँकि यूरोपियन देशों में इस प्रकार की ज्योग्राफी है उनके कि उनके यहाँ पर शराब बियर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ के बियर में यहाँ के मुकाबले अल्कोहल का परसेंटेज कम होता है। तो जिस प्रकार से अपने देश में हम लोग बियर एंड शराब को थोड़ा सा मानते हैं कि नहीं पीना चाहिए, ख़राब चीज़ होता है, उसी प्रकार से फ्रांस में चाय को माना जाता है कि चाय नहीं पीना चाहिए, यह ख़राब चीज़ होता है, यह पेय पदार्थ सही नहीं है। तो ज्योग्राफी डिसाइड करती है कि आप किस चीज़ को खान पान में बेहतर मानेंगे और किस चीज़ को आप खराब मानेंगे। समुद्री जलवायु पश्चिमी भागों में साल भर वर्षा और मध्यम तापमान रहता है, जो डेयरी और पशुपालन के लिए उपयुक्त है। भूमध्य सागरीय जलवायु दक्षिणी तटीय भागों में गर्म शुष्क गर्मी और हल्की सर्दियां होती हैं। अंगूर जैतून खट्टे फलों के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर ठंड के महीने में बारिश देखने को मिलती है। सर्दियों में महाद्वीपीय और अल्पाइन प्रकार के आंतरिक और पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दियों में भारी बर्फबारी और तीव्र ठंडी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। पाइनएप्पल बहुत ही प्यारा सा फल है, अनानास जिसको कहते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में वैश्विक ब्रांडिंग के लिए त्रिपुरा के सरकार के द्वारा राज्य फल त्रिपुरा अनानास को एक वैश्विक ब्रांड बनाने के रास्ते राजधानी दिल्ली में यह त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल आयोजित करने की तैयारी कर रही है। यह त्रिदिवसीय महोत्सव 27 जून से मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शुरू होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। बताइए, अनानास के लिए भी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस। इस कार्यक्रम में मोदी जी भी शामिल होंगे, इसकी पूरी संभावनाएँ हैं। शामिल होना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं हो। देखिए, अनानास के बारे में बताऊँगा। आपूर्ति श्रृंखला और कनेक्टिविटी। पूर्वोत्तर के सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित सड़क कनेक्टिविटी के कारण किसानों को अतीत में अपनी उपज बेचने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इस वैश्विक महोत्सव के माध्यम से सरकार देश विदेश के खरीदार, निर्यातक, खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के साथ किसानों का सीधा संपर्क स्थापित करना चाहती है। ये अनानास 2 प्रकार के होते हैं। ये जो पीला सा छोटा सा दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्वीन अनानास, और ये जो आपको दिख रहा है ये होता है किंग अनानास। किंग या क्विंग कहते हैं इसको, क्विंग भी कह देते हैं। तो किंग और क्वीन कौन सा बेहतर होता है? अगर आपको खाने के लिए चाहिए तो सबसे बेहतर होता है क्वीन अनानास, लेकिन जो फल वाले जूस वाले यूज करते हैं दुकानों पर, या जो इंडस्ट्री लेवल पर उपयोग किया जाता है केक बनाने के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए, या फिर आइसक्रीम बनाने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, वो किंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से सस्ता होता है और इसकी खासियत होती है खट्टे के साथ मीठा। और यह क्वीन जो है यह बहुत ज़्यादा मीठा होता है और रसीला भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। खरीदते समय आप ध्यान रख सकते हैं कौन सा खरीदना है। क्वीन अनानास केवल एक फल नहीं बल्कि अपनी विशिष्ट भौगोलिक विशेषता के कारण अत्यधिक मूल्यवान है। आप अगर त्रिपुरा जाएंगे तो वहाँ पर आपको अनानास बहुत सस्ता मिल जाएगा, बाकी दिल्ली वगैरह में तो बहुत कॉस्टली मिलता है। क्वीन वैरायटी के इस अनानास को इसके सुनहरे पीले रंग और अनूठी तीव्र सुगंध के कारण 2014 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। यह त्रिपुरा का जीआई टैग वाला क्वीन है,
जो बहुत अनूठा है, बहुत विशेष है, बहुत तीव्र गंध होती है। अगर कहीं दूर भी कोई काट रहा होगा तो आपके नाक तक इसका स्मेल जो है वो आ ही जाएगा। इसके महत्व को देखते 2018 में इसे त्रिपुरा का आधिकारिक राज्य फल भी घोषित किया गया था 2018 में। पोषक तत्वें तो होती ही हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं इसमें, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, हर चीज़ ही होता है। पूर्णतः जैविक और पर्यावरण अनुकूल खेती होती है। इस फल की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि त्रिपुरा के सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में साल भर इसके खेती में रसायनों का न्यूनतम व शून्य उपयोग किया जाता है। अपने आप ही उगाती है, कोई फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ का सॉइल ऐसा है जो इस फल के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, यह धान और गन्ने के साथ प्राकृतिक रूप से फलता फूलता है, ये इसकी विशेषता होती है। मिशन क्वीन अनानास और केंद्रीय बजटीय आवंटन त्रिपुरा के कृषि विपणन को मजबूत करने के लिए व्यापक संस्थागत ढांचा लागू किया गया है। 262 करोड़ के फार्म टू प्लेट योजना को क्वीन अनानास के साथ में जोड़ा गया है कि खेत से लोगों तक पहुंचे। इसको लेकर के 232 करोड़ रुपए 236 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की सहायता 27 मई को 236 करोड़ की लागत वाली मिशन क्वीन पाइनएप्पल ऑफ त्रिपुरा नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई। इस केंद्रीय वित्त पोषित फार्म टू प्लेट कार्यक्रम का उद्देश्य है कि फल के तुराई से लेकर के प्रसंस्करण और लोगों तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फल की एक और बड़ी खराबी होती है कि उसके पास समय हमेशा कम होता है, वो सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और चूँकि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी अभी भी बेहतर नहीं हो पाई है, कितनी बार ट्रक और ट्रेन जो हैं यह 2-2, 3-3 दिन तक फंसे हुए रहते हैं। तो सरकार ने इसी को कोशिश किया कि भाई सभी तक पहुंच जाए खराब होने से पहले। MDO-NER की भूमिका, मिनिस्ट्री जो नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट है, इस परियोजना के क्रियान्वयन ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा और विभिन्न केंद्रीय निकायों के द्वारा संस्थागत रूप से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अब जरा समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। उत्पादन के क्षेत्र, राज्य के 8 में से 4 से 5 जिलों में इसका उत्पादन होता है और उपयोग तो सभी जगहों पर ही किया जाता है। वैश्विक निर्यात, UAE, बांग्लादेश जैसे देशों को निर्यात किया जाता है। क्वीन और क्यूज, जिसको किंग कहते हैं, किस्म के अनानास का निर्यात किया है। इसके अलावा जर्मनी, रूस, इसमें भी अनानास का निर्यात किया जा रहा है। अर्थात वैश्विक पहुंच पहले से ही है, हमें उसे और भी ज़्यादा विस्तारित करना है। अनानास के पत्ते या धागे से बनने के साथ साथ चॉकलेट, जैम, जेली, मूल्यवर्धित उत्पाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात केवल हम अनानास नहीं बेचेंगे बल्कि वैल्यू एडिशन। अनानास जो है ये हो सकता है कि 30 रुपये 40 रुपये का आपको त्रिपुरा में मिल जाए, लेकिन अनानास का अगर जूस लेंगे तो उसे थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। अगर उसी को हम केक या जैम, जेली में उपयोग कर रहे हैं तो और भी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन। कि भाई गेहूं बिक रहा है 30 रुपये, आटा बिकेगा 40-50 रुपये और रोटी बिकेगी उससे भी महंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, प्रसंस्कृत कर रहे हैं ताकि हम उसको अधिक दाम पर बेच सकें। तो ये इसमें कोशिश की जा रही है। जनजातीय जनसांख्यिकी और क्षेत्रीय चुनौतियाँ। जनजातीय आजीविका का मुख्य साधन है यह। अनानास की खेती मुख्य रूप से त्रिपुरा के सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातीय किसानों द्वारा की जाती है। यह फसल त्रिपुरा के 30% से अधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी की आर्थिक रीढ़ है। अर्थात अगर इसमें कमाई बढ़ेगा तो मुख्य रूप से समाज के सबसे निचले तबके जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उनकी आय में इजाफा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी आय तो स्थिर रहे, फिक्स रहे और बिचौलियों की आय या उस कंपनी जिसके द्वारा इसको प्रसंस्कृत किया जा रहा है केवल उसी की आय बढ़ें, इनको वही दाम मिलता रहे जो 5 साल पहले मिल रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। खेतों की सफाई मुख्य इसमें चुनौती होती है। स्थानीय किसानों के अनुसार इसकी खेती में बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती फसल चक्र के बाद खेतों की सफाई होती है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक श्रम और लागत लगता है, जिसके कारण से किसान जो हैं उनको ज़्यादा वहन करना पड़ता है। तो ये पाइनएप्पल का फेस्टिवल हो रहा है भाई, जैसे आम का फेस्टिवल होता है वैसे पाइनएप्पल का फेस्टिवल। पाइनएप्पल राज्य फल है त्रिपुरा का, 2018 में घोषित किया गया। 236 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। किंग और क्वीन क्या होता है वो भी बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी यूरोप की यात्रा पर गए हैं, जिसमें उन्होंने स्लोवाकिया की भी यात्रा की है। इंडिया एंड स्लोवाकिया एलिवेट बायलैटरल टाइज टू कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। हमने अपने द्विपक्षीय संबंध को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के स्तर तक उठा लिया है। ये पूछा जा सकता है
क्या है भाई, तो ज़रा समझेंगे। स्लोवाकिया कहाँ पर है उसे भी समझेंगे। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जहाँ से सीधे आ सकता है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने द्विपक्षीय संबंध में एक नए स्तर पर ले जाते हुए व्यापक साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के रूप में उन्नत किया है। यह ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, ये उसका कैपिटल है, में आयोजित एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। तो ब्रातिस्लावा हाल ही में चर्चा में रहा। किस देश की राजधानी है, तो स्लोवाकिया की राजधानी है, ये आप बता सकते हैं। ऐतिहासिक यात्रा और सर्वोच्च नागरिक सम्मान। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली आधिकारिक यात्रा है। इसी कारण से यह सवाल पूछा जाएगा। जब से ये देश बना है तब से पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यहाँ की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिन ने मोदी जी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, इस सम्मान से सम्मानित किया है मोदी जी को। तो ये आप याद रखेंगे कि हाल ही में यह सम्मान किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। तो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, प्रथम श्रेणी का पुरस्कार, यह मोदी जी को दिया गया है स्लोवाकिया के द्वारा। किन किन चीज़ों पर हमने बात की है। तो रक्षा सहयोग हेतु आशय पत्र, दोनों देशों ने लेटर ऑफ इंटेंट इन डिफेंस। आशय पत्र है मतलब आने वाले समय में हम और बेहतर स्थिति में आकर के इस पर काम करेंगे। दोनों से रक्षा क्षेत्र में संयुक्त विकास जॉइंट डेवलपमेंट, संयुक्त उत्पादन को एक नई गति देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल के दिनों में कई भारतीय कंपनियों स्लोवाकिया की रक्षा कंपनियों के साथ तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर के हमने समझौते वगैरह भी हस्ताक्षर किए हैं। तो लेटर ऑफ इंटेंट जो है आने वाले समय में हमें और भी बड़े स्तर पर दिखेगा इसमें काम होते हुए। आतंकवाद की कड़ी निंदा को लेकर के भी दोनों देशों ने समझौतों को साइन किए हैं। क्षेत्रीय भू राजनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान। स्लोवाकिया के पड़ोस में पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से रूस यूक्रेन युद्ध का संदर्भ देते हुए दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की सभी विवाद तनाव का शांतिपूर्ण समाधान होना ही चाहिए। इसको लेकर के भी समझौता पर साइन किया गया है। संप्रवासन पर समझौता ज्ञापन हुआ है कि हमारे प्रोफेशनल्स आपके यहाँ पर आकर के काम कर सकते हैं, आवाजाही सुनिश्चित हो, वीज़ा नियमों में ढील दिया जाए, क्योंकि मंगल पर भी अगर कोई कॉलोनी कल को बसेगी तो वहाँ पर भी भारतीय लोग आपको मिलेंगे काम करते हुए, पढ़ते हुए और भी कुछ ना कुछ करते हुए। तो भारतीय हर जगह है दुनिया में, तो स्लोवाकिया में भी हमें जाना है, तो उसके लेकर के भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता। दोनों देश एक दूसरे के सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए सहमत हुए। भारत और स्लोवाकिया के बीच काम करने वाले पेशेवर के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी को ताकि सुनिश्चित किया जा सके। भारत ईयू व्यापार समझौता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते का अंतिम रूप देने में स्लोवाकिया के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया, ताकि ये हमें समर्थन दे रहे हैं कि ईयू को भारत के साथ में करना चाहिए FTA, और यह ईयू के मेंबर भी हैं। तकनीकी नवाचार, अनुसंधान और शैक्षणिक विन्यास। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट हैं प्रीलियम के दृष्टिकोण से। डिजिटल और क्वांटम तकनीक को लेकर के भी दोनों देशों ने बातचीत की है और आने वाले समय में हम इसमें भी काम करेंगे। उच्च शिक्षा में IIT दिल्ली और स्लोवेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बीच छात्र विनिमय, छात्रवृत्ति, अनुसंधान सहयोग को लेकर के काम किया जाएगा। इसके साथ ही टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ कोसिसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत की पहली ICCR चेयर की भी स्थापना की जाएगी। तो ये भी हो गया भाई। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान NIN पुणे, भारत का आयुष मंत्रालय और स्लोवेक हेल्थ स्पा PSTIN के बीच त्रिपक्षीय समझौता पर भी साइन किया गया है पारंपरिक चिकित्सा को लेकर के। इसके अलावा वैज्ञानिक और पर्यटन में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और स्लोवाक एकेडमी और साइंसेज के बीच में वैज्ञानिक समझौता पर भी, सहयोग समझौता पर भी साइन किया गया है। तो ये सब क्या हो गए, टेक्निकल दृष्टिकोण से किन किन चीज़ों पर हमने बातचीत की है। ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक अभी समय को लेकर के भी चीज़ों पर बल दिया गया है कि वर्तमान में जो वेस्टर्न एशिया में क्राइसिस चल रहा था, युद्ध बंद हो चुका है। तो ऊर्जा का विविधीकरण, वर्तमान पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न हुए वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए दोनों नेताओं ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा और जियोथर्मल पावर में
हमारे संबंधों को आगे ले जाने का प्रयास होगा। औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र का समन्वय भी होगा। दोनों पक्ष ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, उन्नत सहयोग इत्यादि क्षेत्र में भी काम करेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को? ये विदेश संबंध में क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? पेपर उल्टा करके देखना गुरु, यूपीएससी हो बीपीएससी हो। यूपीएससी में भारत और जर्मनी के बीच में क्या क्या समझौते हुए प्रीलिम में ये पूछा गया है। तो मुझे कोई शौक़ थोड़ी नहीं इतना बड़ा पढ़ाने का, मैं तो 2 लाइन बोल करके निकल जाता। आपके एग्जामिनेशन में यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी कि आईआईटी दिल्ली के साथ किसका हुआ है, स्टेटमेंट बना करके। तो इसलिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। मैं चाहता था इस टॉपिक को 2 मिनट में स्किप कर सकता था, ऊपर का पढ़ाया, मैप दिखाया स्लोवाकिया का, अपना काम ख़त्म। लेकिन प्रीलिम में आपसे पूछेगा कौन कौन से समझौते हुए, पूछा गया है। मैंने जर्मनी का टॉपिक पढ़ाया हुआ, लाइन बाय लाइन यूपीएससी प्रीलिम 2026 में वही टॉपिक पूछा गया है। लाइन बाय लाइन अक्षरशः मैच करा दूंगा। मैच कराए भी, वीडियो डाला है मैंने, 21 सवाल आए हुए लाइन बाय लाइन विथ फैक्ट, जो मैंने घेरा हुआ है विथ वीडियो। इसलिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। विशेष चीज़ों पर ध्यान दिया कर देंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। ये स्लोवाकिया है, यह भू आबद्ध देश है। अब यही फैक्ट आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में स्लोवाकिया की यात्रा की, स्लोवाकिया की ज्योग्राफी पर विचार करें। स्लोवाकिया भूमध्य सागर के तट पर स्थित देश है। स्लोवाकिया भू आबद्ध देश है। स्लोवाकिया डबल लैंडलॉक्ड देश है। डबल लैंडलॉक्ड क्या होता है? ऐसा लैंडलॉक्ड देश जिसके पड़ोसी भी लैंडलॉक्ड हो, उसको डबल लैंडलॉक्ड कहते हैं। ठीक है। इसकी सीमाएं देखिए, पूर्व में यूक्रेन से, दक्षिण में हंगरी से, पश्चिम में ऑस्ट्रिया से, उत्तर में चेक रिपब्लिक से और पोलैंड से इसकी सीमाएं लगती हैं। ब्रातिस्लावा इसके बिल्कुल वेस्टर्न बॉर्डर पर स्थित है। स्लोवाकिया की राजधानी इसके ईस्टर्न बॉर्डर पर स्थित है। लीजिए, हल कीजिए। आपने तो स्लोवाकिया का मैप देखा हुआ है, आपको तो ये भी पता था कि ब्रातिस्लावा उसकी कैपिटल है, लेकिन इसके आगे आपने देखा ही नहीं मैप पर कहाँ है। तो ऐसे ही थोड़ी ना हर एग्जाम में क्वेश्चन लगते हैं गुरु। पढ़ाता हूँ इसी कारण से आपको दिखाता हूँ, ताकि आप समझें कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। टॉपिक पढ़ लेना अलग होता है और क्वेश्चंस उससे तैयार कर लेना अलग होता है। अवस्थिति और सीमाएं। स्लोवाकिया मध्य यूरोप में स्थित एक पूर्णतः भू आबद्ध देश है। इसकी सीमाएं पोलैंड, यूक्रेन, दक्षिण में हंगरी, पश्चिम ऑस्ट्रिया, उत्तर पश्चिम में चेक गणराज्य से लगती है। यह डबल लैंडलॉक्ड नहीं है। स्थलाकृति और पर्वतमाला। यहाँ का भूभाग मुख्य रूप से पहाड़ी है। कार्पेथियम पर्वतमाला देश का अधिकांश उत्तरी भाग में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी तात्रा पर्वत है, जो कहाँ पर है? तो गेरेलाचोस्की सिस्ट है, जिसकी ऊंचाई 2655 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी तात्रा पर्वत में ये है, जिसका नाम इस तरह से दिया हुआ है, और सबसे ऊंची चोटाई इसकी 2600 मीटर के करीब में है। नदी प्रणाली डेन्यूब, जो यूरोप के सबसे ज़्यादा देशों से गुजरने वाली नदियों में से एक है। सबसे अधिक राजधानियों के बगल से गुजरती है ये नदी। डेन्यूब स्लोवाकिया की सबसे महत्वपूर्ण जल प्रणाली है, जो इसकी राजधानी ब्रातिस्लावा से होकर के गुजरती है। दक्षिण पश्चिम सीमा का हिस्सा बनाती है। यह प्रमुख नदियों में वाह और ह्रोन नदियाँ भी स्लोवाकिया की प्रमुख रिवर्स हैं। स्लोवाकिया के इतिहास क्या रहा है? प्राचीन काल से हंगेरियन शासन यहाँ पर था, जिसके बारे में आपसे नहीं पूछेगा। मैंने नोट्स में डाल दिया है, इसके बारे में आपसे नहीं पूछता है। तो स्लोवाकिया के बारे में हमने देखा, उसके ज्योग्राफी के बारे में आपसे पूछेगा, इतिहास से नहीं पूछता है सवाल। कौन कौन से समझौते साइन किए हैं गुरु, ये पूछेगा आपसे। ये जितने मैंने बताए हैं ना, ये सारा पूछेगा, सारा पूछेगा। पूछ सकता है सवाल, एक एक सवाल बनाया जा सकता है यहाँ से। और इसके साथ में हमने अनानास के बारे में पढ़ा, हमने और क्या पढ़ा? G7 के बारे में हमने पढ़ा है। G7 बैठक कहाँ पर हुई है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब जो हम लोग कल पढ़ेंगे उसमें एक IVF के बारे में पढ़ेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और भी कई सारे टॉपिक है, उसका अध्ययन करेंगे। मैंने अप्रैल माह का पहला करंट अफेयर का हिस्सा भी डाल दिया था, देख लीजिएगा, काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए रिवीजन करने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।